हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज ज्योग्राफ़ी अपने नोट्स पढ़ूँगा। ठीक है, तो ज्योग्राफ़ी आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफ़ी वर्ड किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने दिया है। ज्योग्राफ़ी वर्ड किसने दिया? और फादर ऑफ ज्योग्राफ़ी भी इन्हीं को कहते हैं। अब ज्योग्राफ़ी वर्ड की बात करते हैं तो ज्योग्राफ़ी वर्ड की बात करते हैं तो भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी क्या होता है? कंप्लीट स्टडी। तो दो शब्दों से मिलकर बनता है जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, तो जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन या ग्राफिया। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जहाँ पृथ्वी का वर्णन किया जाए वहाँ ज्योग्राफी कहते हैं। और जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। जियो प्लस लॉगस, दो शब्दों से मिलकर है जियो प्लस लॉगस। जियो मतलब अर्थ और लॉगस मतलब होता है स्टडी। तो जहाँ पर अर्थ की स्टडी किया जाए, पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, द स्टडी ऑफ अर्थ, जहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन किया जाए वो उसे बोलते हैं जियोलॉजी। और जहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ का वर्णन किया जाए, पृथ्वी का वर्णन किया जाए, वहाँ ज्योग्राफी। ठीक है, इसका वर्ड ज्योग्राफी वर्ड दिया है इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इसे फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अब इस चैप्टर में मोस्टली इस चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करें कि इंडिया ज्योग्राफी होता है, उसमें हम स्ट्रक्चर्स एंड रिलीफ पढ़ेंगे। फिर फिजियोग्राफी पढ़ेंगे जिसमें माउंटेन आएंगे, प्लेट्यू आएंगे और आइसलैंड आएंगे और प्लेन्स वगैरह आएंगे। एक वेस्ट कोस्टल हो गया। ठीक है, ये सब सॉइल आएंगे, सॉइल पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे और ट्राइब्स पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और ओशियनोग्राफी पढ़ना पड़ेगा और कॉस्मोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मांड और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंड रिलीफ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, भारत की संख्या एवं उच्चावच। देखो अब क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है अर्थ में क्या होता है, कंट्री होती है। कंट्री कहाँ पर होती है? लैंड पर बनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कंट्री लैंड पर बनी होती है तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। कहाँ किस चीज़ का स्टडी ऑफ रॉक्स किया जाता है, यहाँ पर चट्टानों का अध्ययन करना पड़ता है। और इसी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ जियोटेक्टोनिक्स और जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसे बोलते हैं भूवृत्तनिक और भूगार्भिक विशेषताओं का अध्ययन करना, जिसमें चट्टानें कैसे बनी, चट्टान कौन सी है, इनका रासायनिक संगठन कैसा है, ये सभी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और आता है, उच्चावच किसे कहते हैं? उच्चावच शब्द होता है रिलीफ ही को कहते हैं उच्चावच। इंग्लिश में रिलीफ बोलते हैं और हिंदी में उच्चावच बोलते हैं। स्टडी कहते हैं स्टडी ऑफ हिल, मतलब जो हिल की जो स्टडी होती है, स्लोप ऑफ हिल, मतलब जो जो जैसे हिल है और हिल में जो स्लोप बनी हुई होती है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे शब्द। स्काईलाइन हो गया, पीक हो गया, वैली हो गया, ये सब तो क्या है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द अब नेक्स्ट में हेडिंग में चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलीफ इंडिया डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। बेसिकली क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो उच्चावच के आधार पर इंडिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंडिया को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन है जो जियोटेक्टोनिक्स डिवीजन के आधार पर। ठीक है, उसे बोलते हैं भूवृत्तनिक विभाजन। इसे दिया गया है प्रोफेसर वाडिया ने। ठीक है, प्रोफेसर वाडिया, और ये इसका बेस क्या था, आधार क्या था, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ डिपेंड ऑन जियोलॉजी, और ये करता है जियोलॉजी से संबंधित। अब 3 आधार पर बांटा गया है, तो 3 आधार पर, एक नॉर्थन माउंटेन चेन हो गया, उत्तरी पर्वतमाला, एक मध्यवर्ती मिडिल प्लेन्स बोलते हैं मैदान हो गया, और पेनिनसुला पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसमें समझेंगे इसमें इंडिया में कहाँ पर क्या है। देखिए
इंडिया में अगर देखें नॉर्थन माउंटेन चेंज की बात करें तो उत्तरी पर्वतमाला यहाँ से लेकर जितना हम बता रहे हैं यहाँ से लेकर इतना उत्तरी पर्वतमाला में प्रोफेसर माडिया ने बताया, प्रोफेसर माडिया इतना है जी उत्तरी पर्वतमाला। अगर मिडल की बात करते हैं, मिडल प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, और जिसमें नॉर्थन, पहले तो ये बताइए जो होता है मिडल वाला ये वाला होता है मिडल, ठीक है। अगर मिडल हो गया तो इसके बाद जो हो गया पेनिसुला पार्ट्स पूरा, जिसमें लक्षद्वीप वगैरह आ गया पेनिसुला पार्ट, ठीक है। जे हो गया आपका नॉर्थन माउंटेन चेन, जे होता है मिडल प्लेन्स, और जो होता है पेनिसुला पार्ट्स, ठीक है। उत्तरी पर्वतमाला में कौन कौन आते हैं, अंडमान निकोबार, जैसे अंडमान निकोबार पार्ट ऑफ हिमालय पार्ट्स। इसमें एक निष्कर्ष निकाला गया जो अंडमान निकोबार के जो भी जितनी पार्ट्स हैं वो हिमालय के पार्ट्स हैं और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, इस वजह से इनको उसी कैटेगरी में रखा गया। अगर हम बी की बात करें, निर्माण कहाँ से हुआ, इनका निर्माण, अगर मिडल प्लेन्स की बात करें तो इनका निर्माण होता है रिवर सेडिमेंट डिपॉजिट, नदियों के अवसाद जमने के कारण हुआ, ठीक है। अगर पेनिसुला पार्ट प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम, मतलब यहाँ का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है किसके, लक्षद्वीप के, इसलिए इसे हम पेनिसुला पार्ट में हम तीन पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। चलिए इतने आप समझ चुके होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है इसमें कंसेप्ट बनना, पेनिसुला क्या होता है। पेनिसुला क्या होता है, जहाँ पर 3 साइड कवर करे वाटर से और 1 साइड कवर करे लैंड से। तो एक साइड है लैंड की और 3 साइड कवर करे वाटर से, पेनिसुला कहते हैं। अगर हम कहें बिगेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिसुला, ठीक है, अरेबियन मतलब अरब सागर, ठीक है। अगर हम कहें बिगेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिसुला। अगर वे की बात करते हैं, बे क्या होता है, बे बना होता है 3 साइड कवर बाय लैंड, 1 साइड कवर बाय वाटर, वे कहलाता है, ठीक। अगर हम कहें बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है, ये सब वे कहलाती है। अगर अब दूसरा डिवीजन की बात करते हैं, दूसरा डिवीजन किसने दिया, दूसरा डिवीजन दिया है आपका, यहाँ से पढ़ते हैं दूसरा डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पहला डिवीजन पढ़ चुके, प्रोफेसर वाडिया ने दिया था। अब दूसरा डिवीजन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन, जो कि दिया है किस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, किशन एंड चटर्जी ने दिया है। इसका जो वर्ड दिया जियोग्राफिक वर्ड, अगर हम इसका ज्योग्राफिक वर्ड दें, ज्योग्राफिक वर्ड दिया है, इसे दिया है हक्सले ने, किसने दिया, हक्सले ने दिया। ज्योग्राफिक वर्ड ओल्ड पैटर्न में है, ओल्ड पैटर्न क्या है, ज्योग्राफी वर्ड ओल्ड पैटर्न में देखें तो सेम रॉक की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेस देखना पड़ता है, सेम रॉक देखना पड़ता है। तो अगर सेम रॉक है तो जियोलॉजिकल तौर पे देखा जाएगा और जियो टेक्टोनिक तौर पे देखा जाएगा। अगर न्यू पैटर्न में देखा है तो जियो टेक्टोनिज्म बोलते हैं, भूवर्तन में क्लाइमेट रीजन बोलते हैं और फ्लोरक डिवीजन बोलते हैं न्यू पैटर्न डिवीजन में, ठीक है। इन्होंने न्यू डिवीजन भी किया है। ओल्ड में तो जियोलॉजिकल और जियो टेक्टोनिज्म, जिसमें हम दोनों सेम रॉक देखते हैं। और अगर न्यू पैटर्न की बात करते हैं डिवीजन में तो जियो टेक्टोनिज्म भूवर्तनिक और क्लाइमेट रीजन और फ्लोरम डिवीजन बोलते हैं, ठीक। अब डिवीजन की बात करते हैं इसी में, तो डिवीजन को इन्होंने कितने पार्टों में बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिवीजन को इन्होंने 5 पार्टों में बांटा है, ठीक है। एक है नॉर्थन माउंटेन चेन, जो कि ग्रीन कलर से जो वाला इतना पार्ट, इतना पार्ट जो होगा नॉर्थन माउंटेन चेन, उत्तरी पर्वतमाला। फिर मिडिल प्लेन की बात करते हैं, तो मिडिल प्लेन की बात करते हैं आपकी, तो मिडिल प्लेन की बात करते हैं तो आप मिडिल प्लेन देख लो, मिडिल प्लेन ये है, ठीक है। अगर कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन भी देख लीजिए आप। कोस्टल प्लेन क्या होता है, कोस्टल प्लेन जो होता है कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये होता है कोस्टल प्लेन। अगर कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, इसके बाद आप आइसलैंड की बात करते हैं तो ये हो गए आइसलैंड, डी, जितने भी आइसलैंड हैं, ठीक है, ये सभी आइसलैंड है, ठीक। इसके बाद अगर पेनिसुला इंडिया, प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, जहाँ पर प्लेटिगू जाता है, तो ये वाला पार्ट्स है प्लेटिगू वगैरह। तो सभी पार्टों में मतलब नॉर्थन माउंटेन चेन हो गया, मिडिल प्लेन्स हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, और आइसलैंड की बात करते हैं पेनिसुला इंडिया।
तो तटीय मैदान तो ये हो गए, और इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत स्टडी इसकी कहलाती है प्लेट, इसमें स्टडी किसकी करते हैं, प्लेटिट्यूड स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसने दिया, कृष्णन चटर्जी ने। डिवीजन सेकंड डिवीजन है ये, कैसा है, सेकंड डिवीजन। अगर हम थर्ड डिवीजन की बात करते हैं तो थर्ड डिवीजन की बात करें तो थर्ड डिवीजन की बात करें तो ये थर्ड डिवीजन को बस स्टेप 6 डिवीजन बताए गए। इसमें क्या हो गया, 6 डिवीजन बताए गए। कितने बताए गए, 6 डिवीजन बताए गए, जिसमें ऐड कर दिया गया बस सेमी एरिड। 5 तो है ही, कृष्ण चटर्जी ने 5 दिए थे, उसमें एक और ऐड कर दो, सेमी एरिड एरिया, अर्ध मरुस्थल क्षेत्र बोलते हैं इसे ऐड करने पर। तो ये सेमी एरिड एरिया ही तो है, इसको बस इंक्लूड कर देना। इसको दिया गया, स्टेप ने दिया है, स्टेप। इसको किसने डिवाइड किया, स्टेप ने डिवाइड किया, स्टेप ने। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप ने, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ए वाला पार्ट, नॉर्थन माउंटेन चेन। अब नॉर्थन माउंटेन चेन में देखो हिल्स आएंगी, माउंटेन आएगा, माउंटेन रेंज आएंगी, माउंटेन चेन आएंगे। ठीक है, ये सभी प्लेटियो आ सकते हैं, कॉर्डेला आते हैं, पीक आ सकते हैं, ये सभी। तो इनका क्या है, सब में अंतर बताया गया। माउंटेन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम इंडिया में माउंटेन जितने भी होते हैं सब पता करेंगे। ठीक है, अब देखो हिल की बात करेंगे, डिफरेंस। हिल जो होती है वो 300 से 1000 मीटर लंबी होती है। पहाड़ी चोटी हो सकती है, नहीं चोटी, पहाड़ी चोटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। माउंटेन में क्या होता है, पीक होती है, पर्वत होता है, जैसे 1000 मीटर से अपर पार्ट बोलते हैं, वो पॉइंटेड होती है। अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंटेन रेंज ऐसे सीढ़ियों बद्ध होता है, H1 H2 H3। स्काईलाइन डिफरेंस सेम, मतलब स्काईलाइन जो होती है वो डिफरेंस होता है सेम, एज सेम होती है, ग्रुप ऑफ रेंज होती है। कैसी होती है, ग्रुप ऑफ रेंज होती है, ग्रुप ऑफ हिल्स, पर्वतों की माला होती है, और रेंजों की मतलब रेंजों की माला होती है। और इसके बाद इनकी एज कैसी होती है, सेम होती है। एक यहाँ कहाँ पर होती है, लैंड में होती है। इसी प्रकार से एक रिज पाई जाती है जो कि इंसोनियन में होती है, इन ओशियन, मतलब समुद्र में होती है, रिज बोलते हैं। इसी प्रकार से माउंटेन रेंज जो होती है वो अगर समुद्र में हो वो रिज कहलाती है, कटक जिसे कहते हैं, कटक। अगर हम माउंटेन चेन की बात करें तो माउंटेन चेन होता है पैलर रूप में चलती है, पैलर माउंटेन अरेंजमेंट पैलर होता है इनका। कैसा होता है, अरेंजमेंट पैलर रहता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पैलर। ठीक है, अगर हम प्लेटिगू की बात करते हैं तो प्लेटिगू का जो समतल एरिया वो 300 मीटर समथिंग होता है ऊपर तक बस, हाई। क्वाड्रिलर माउंटेन होते हैं, कहाँ क्वाड्रिलर कैसे माउंटेन होते हैं, अरेंजमेंट कैसे होता है, इरेगुलर फॉर्म में होता है। क्वाड्रिलर कैसे होता है, इरेगुलर, कभी छोटे कभी बड़े। ठीक है, अरेंजमेंट इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक, अगर हम पीक की बात करते हैं तो पीक को हम टॉप मोस्ट पार्ट बोलते हैं, पीक। ठीक है, पीक का हम टॉप मोस्ट पार्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हमें पता चल गया कि माउंटेन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं पर्वत निर्माण होने की प्रक्रिया, और ओरोजेनेसिस प्रोसेस जिसे बोलते हैं पर्वत। अच्छा, व्हाट इज माउंटेन, हिल देखो ए पार्ट है, और माउंटेन क्या होता है, बड़ा पार्ट होता है। प्लेटिट्यूड ए पार्ट होता है और माउंटेन रेंज ए पार्ट होता है, H1 H2 H2। ठीक है, व्हाट इज माउंटेन। अब माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज माउंटेन, हाई एलिवेशन एरिया होता है यहाँ पर। ठीक है, विच अपर पार्ट पॉइंटेड होता है इनका। हाइट क्या होती है, 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं। वे ऊंचे स्थान जहाँ पर 1000 हाइट 1000 हाइट से भी ऊपर होते हैं। ऊपरी भाग नुकीला और पिरामिड की तरह होता है। टाइप कैसे होते हैं, इन्हें बहुत सारे 4 टाइपों में बांटा गया है। एक तो फोल्डिंग माउंटेन, एक होता ब्लॉक माउंटेन, एक होता बैल्कोनिक माउंटेन, और एक होता रेजिडुअल। अब फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है, मोड़दार पर्वत बोलते हैं या बलित पर्वत बोलते हैं। फोल्डिंग माउंटेन मतलब फोल्ड पाए जाते हैं एक ऐसे। ठीक है, तो फोल्डिंग माउंटेन कहलाते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत, मतलब घिसा पिटा नहीं, घिसा पिटा नहीं, ब्लॉक पर्वत टाइप का होता है। ठीक है, अभी बताएंगे। वॉल्केनिक होगा ज्वालामुखी पर्वत, और रेजिडुअल होता है अपशिष्ट पर्वत। अब एक एक करके इनको पढ़ना है। अब फोल्डिंग माउंटेन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फोल्ड्स आर फाउंड। ठीक है, अनेक बलय मोड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। यंग माउंटेन होते हैं, नवीन पर्वत होते हैं। ये कैसे होते हैं, नवीन पर्वत होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये इसी में नवीन पर्वत कैसे बने, ये बने हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा इनका निर्माण हुआ। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। चलो कैसे हुआ, अब हमें ये पता करना है कैसे हुआ। तो देखो जो हमारी ज़मीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ 100 किलोमीटर रेंज पर ज़मीन से, मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 100 किलोमीटर नीचे पर लिथोस्फीयर है। 100 किलोमीटर रेंज तक लिथोस्फीयर, उसे बोलते हैं स्थल मंडल। ये सॉलिड फॉर्म में होती है। कैसे फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। इसी और लिथोस्फीयर से भी 400 किलोमीटर नीचे, मतलब लिथोस्फीयर से स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं एस्थोनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। जहाँ पर क्या होता है, कैसे फॉर्म में रहता है, जो इस सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती है, किस फॉर्म में रहती है, मैग्मा के रूप में होती है। जहाँ पर मेटल्स क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। वो मतलब एक कहें तो कैसे वर्ड बता दें, पिघले हुए पदार्थ के रूप में कोई भी सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और प्रेशर कैसा होता है, वो बहुत हाई होता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बहुत हाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेडियम, फॉर एग्जांपल जैसे रेडियम हो गया, थ्योरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, स्पेसिफिक प्रेशर पर एनर्जी रिलीज करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रेशर पर एनर्जी रिलीज करते हैं। और एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, कम से कम 1900 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होगा। प्रेशर भी यहाँ पर बहुत हाई होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, रॉक और मेटल्स आर फॉर्म, मतलब मेल्ट हो जाती हैं। और जो मेल्ट हो जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब व्हाट इज अ प्लेट। अब प्लेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट, व्हाट इज अ प्लेट, ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। अब मतलब ब्रोकन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, स्थलमंडल का टूटा हुआ भाग ही प्लेट कहलाता है। एक चट्टान होती है, जो कि किसने कहा, J.T. विल्सन ने कहा। J.T. विल्सन ने कहा। लोअर पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं और अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अगर हम बात देखें तो हम लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, और अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। अपर पार्ट एस्थेनोस्फीयर, लोअर पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। मतलब ये प्लेट, यही प्लेट कहलाती है। ये फॉर्मेशन हुआ 100 किलोमीटर जमीन से 100 किलोमीटर रेंज पर लिथोस्फीयर थी। लिथोस्फीयर का लोअर पार्ट, और 100 किलोमीटर की नीचे जस्ट स्थेनोस्फीयर थी, उसका 100 किलोमीटर से नीचे 400 किलोमीटर का अपर पार्ट। तो ये जो प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, यही तो प्लेट का, यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में जो प्लेट रखी होती है, मतलब लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को टांगे रहती है, उसे बोलते हैं प्लेट। लास्ट वाली चट्टान प्लेट कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्लेट, जो फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ, एक दीवार है, दीवार को हम लिथोस्फीयर और ईंट को बोलेंगे प्लेट। तो क्या करेंगे, इसमें लिथोस्फीयर में क्या होती है, रॉक पाई जाती हैं, बहुत सारी रॉक पाई जाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है, एक प्रकार की चट्टानों की, तो वो चट्टानें जिसके ऊपर लिथोस्फीयर ऊपर पूरा टिका रहता है, वही चट्टान है ना जिसपे लिथोस्फीयर पूरी की तरह पूरे टिका रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की प्लेट पाई जाती हैं। एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होता ओशियन प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसी होती हैं, जो कैसी रॉक फॉर्म में होती हैं, और ओशियन प्लेट भी रॉक फॉर्म में होती हैं। बट ओशियन प्लेट थोड़ी सी ओशियन में पाई जाती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट वैसी होती है जहाँ पर कॉन्टिनेंट फॉर्म में पाई जाती है, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक, ये कितनी किलोमीटर समथिंग होती है, 35 किलोमीटर की समथिंग की रेंज की होती हैं, और ग्रेनाइट से भरी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं, और डेंसिटी इनकी कम होती है और वेट भी कम होता है, इसलिए ऊपर टिकी रहती हैं। ओशियन प्लेट की बात करें तो ओशियन प्लेट 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी मतलब हो सकती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती हैं। बेसाल्ट चट्टानों से इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और वेट भी बहुत हाई होता है। अब मूवमेंट कैसा करेंगे, अब प्लेटें मूवमेंट कैसे करती हैं, ये भी हमें बहुत जरूरी पढ़ना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों की गति कैसी होती है, ड्यू टू कन्वेंशन करंट। कन्वेंशन होता है संवहन धारा। ड्यू टू कन्वेंशन करंट के कारण, संवहन धारा के कारण मैग्मा क्या करता है, मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ता है तो राइज अप करता है। मैग्मा क्या करता है, गर्म होकर ऊपर उठता है, और ऊपर का मैग्मा नीचे आता है। मतलब इसी प्रकार के, जैसे कि ये प्रोसेस देखो, कन्वेंशन करंट है, संवहन धारा है, टेम्परेचर ने यहाँ से दिया तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी हुई पानी की कम,
तो जैसे ही पानी की कमी होगी तो जो ऊपर उठने लगेगा, फिर इसका डेंसिटी कम होगी, तो फिर इस सर्किल प्रोसेस होता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, इसी बोलते हैं समनी धारा। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि ये मैग्मा बना था, एक प्लेट है P1, जो P1 है, P2 प्लेट है जो इंडो और यूरोप की प्लेट है। ठीक है, ये सरफेस है। ये फोल्डिंग माउंटेन कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बना। ठीक है, P1 और P2 जैसी टकराई, ये मैग्मा बना, संगमरमर धारा से मैग्मा आपस में ऐसे करा, और यहाँ पर प्लेट आपस में मूव करती रही और ये टकराती रही, तो यहाँ से मैग्मा भी निकला, मैग्मा निकल जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा फोल्डिंग माउंटेन का। तो जैसे कि आप स्थलमंडल है, नाव प्लेट है, और पानी कैसा है, तैरता हुआ मैग्मा है। चलिए, कंसेप्ट तो कुछ बना होगा। ठीक है, अगर हम स्टेप फर्स्ट की बात करें, इसमें कन्वेक्शन करंट फॉर्म्ड इन मैग्मा, कहाँ पर बनता है कन्वेक्शन करंट फॉर्म्ड इन मैग्मा, मैग्मा बनती है सबसे पहली चीज। स्टेप नंबर 2, प्लेट एंड लिथोस्फीयर मूवमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, मूव करते हैं लिथोस्फीयर। ठीक, थर्ड स्टेप देखेंगे तो कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, मतलब प्लेटों का टकराना, अभिसरण करना, कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट। तो डाइवर्जेंट दूर जाना, कन्वर्जेंट होता है मतलब अभिसरण करना, प्लेटों को टकराना, और अपसरण होता है, डाइवर्जेंट होता है दूर जाना। ठीक, स्टेप नंबर 3 होता, अगर जैसे ही टकराएंगी तो फोल्डिंग माउंटेन हिमालय का निर्माण हुआ, इसी को बोलत पर्वत बोलते हैं। जैसे इंडो और यूरोप की प्लेट आपस में टकराई, कोलिजन हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इसी प्रकार अगर हम एंडीज माउंटेन की बात करें तो उसी प्रकार ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब ओशियन प्लेट में पानी से भरी होती है और पानी के नीचे होती है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर हाई होगी और टेम्परेचर भी, डेंसिटी हाई और टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई, और वेट भी हाई, टेम्परेचर नहीं, वेट हाई डेंसिटी हाई, इसलिए पानी के अंदर होती है। अगर यहाँ पर क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है और वेट भी कम होता है, तो दोनों ही क्या होता है, आपस में टकराई, तो ओशन प्लेट भारी होने के कारण ये जमीन के अंदर चली गई, और मैग्मा कहाँ निकल गया, बाहर निकलने के बाद जब क्या हो गया, वोल्केनिक प्लस फोल्डिंग माउंटेन निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नाकाजा, जैसे कि अगर हम नाकाजा की प्लेट देखें, नाकाजा एक कैसी है, ओशन प्लेट है, और साउथ अमेरिका कैसी है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इसके पीछे जो प्लेट के नीचे क्या होता है, मैग्मा भरा होता है। मैग्मा क्या करेंगे, ओशन प्लेट भारी होने के कारण, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, वेट ज़्यादा होने के कारण, तो और कॉन्टिनेंटल प्लेट में डेंसिटी कम होने के कारण और वेट भी कम होने के कारण वो ऊपर उठती चली गई, और यहाँ से क्या होगा, मैग्मा निकलता रहा, और मैग्मा निकलने के कारण क्या होगा, फोल्डिंग टकराने के कारण मैग्मा के द्वारा क्या होगा, फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं वोल्केनिज्म, और वोल्केनिज्म यहीं से तैयार हुए, फोल्डिंग माउंटेन भी तैयार हुआ, वोल्केनिज्म तैयार हो गया, ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए अब और भी है, जैसे कि उन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल नजाका कैसी है, ओशियन प्लेट है। एंडीज माउंटेन का निर्माण ऐसे हुआ, इसी को बोलते हैं नया पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है, और साउथ अमेरिका, और ये क्या है, नजाका की ओशियन प्लेट है, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये आपस में जैसे ही टकराए तो क्या हुआ, एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ। ये पूरा एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ, ये वाला एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ। ये कितने किलोमीटर लेंथ है इसकी, 7200 किलोमीटर लेंथ है पूरी। ठीक है, अगर हम कहें हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन की बात करें तो एकोनगागर, और 72,000 किलोमीटर लंबाई है इसकी पूरी। ठीक है, और लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ी है, लार्जेस्ट। अगर हम कहें और भी प्लेटों की बात करें जो टकराने के बाद फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि कोकोस प्लेट, एक कोकोस प्लेट है जो कि ओशन प्लेट है, और एक है तुम्हारी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की प्लेट जो कि कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये आपस में टकराए तो रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। किसका हुआ, रॉकी माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक, सबसे बड़ी अगर एंडीज पर्वतमाला बोलें या सबसे बड़ी वलित पर्वतमाला बोलें तो क्या है, ये है तुम्हारी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो भ्रंश पर्वत क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, जैसे रॉक है,
एक चट्टान ली, चट्टान पे दो तरीके से फोर्स लगाते, दो प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक कंपेंसन, ठीक है, हमने क्या किया, कंपेंसन डाला, फोर्स संपीड़न किया, तो क्या हो गया, दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कंपेंसन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसके अपोजिट लगाएं तो क्या होता है, फोल्ड हो जाएगा, बर्नल मूड फॉर्मेशन हो गया, इसे फोल्डिंग माउंटेन। अगर हम इसको तान दें, कंप्रेशन कर दें, तो भ्रंश पाया जाएगा, फॉल्ट पाया जाएगा, फॉर्मेशन ब्लॉक माउंटेन। अगर हम इसको कंप्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, फोल्ड पाया जाएगा। अगर सेकंड की बात करें तो फॉल्ट हो जाएगा, तान देंगे तो। अ माउंटेन विच फाउंड बाय सिंकिंग एंड अपलिफ्टेड ऑफ लैंड एरिया ड्यू टू फॉर्मेशन फॉल्ट, एक ऐसा अपवर्तन जमीन के नीचे धंसने और ऊपर उठने का निर्माण होने पर दरार का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं। कंपेंसेशन से होता है भ्रंश का निर्माण, और टेंशन से होता है, टेंशन कर देंगे, टेंशन, कंपेंसेशन से होता है आपका फोल्ड का निर्माण, और टेंशन से क्या होता है, भ्रंश का निर्माण सबसे बड़ी। एग्जाम्पल ऑफ जैसे ब्लॉक माउंटेन के पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है, साउथ इंडिया में है, सतपुरा हो गई साउथ, विंध्याचल हो गया साउथ इंडिया, सॉल्ट रेंज हो गया पाकिस्तान, सॉल्ट रेंज भी पाकिस्तान में, और सीरा नवेदा इंपॉर्टेंट, सीरा नवेदा कहाँ पर है, यूएसए में। ये भी क्या है, भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण है, भ्रंश पर्वत का ब्लॉक माउंटेन। और बॉस्गी और ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी में, ठीक। अब जाते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, और ओरिजिन्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सबसे पहले टेंशनल हाइपोथेसिस, अगर हम तनावपूर्ण अभिधारणा से देखें तो सबसे पहले देखो, कंपेंसेशन से तो होने वाला नहीं, तो तनावपूर्ण टेंशनल हाइपोथेसिस से देखें तो फर्स्ट स्टेप है, चट्टान पर विपरीत दिशा में बल लगा, ठीक है, तो सामान्य भ्रंश का निर्माण हुआ, टेंशनल फोर्स बोलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, इसी को जो धसा हुआ पार्ट को ही क्या बोलते हैं, कीस्टोन बोलते हैं, लोकेटेड बिटवीन फॉल्ट, कुंजी का निर्माण हुआ। अगर हम थर्ड की बात करें तो की स्टोन मूव डाउनवर्ड, कुंजी शिला कहाँ चली जाती है, नीची की ओर चली जाती है, इसे बोलते हैं की स्टोन। थर्ड फोर्थ बात, स्टाफ फॉर्म्ड, मतलब कगार का निर्माण होता है। कगार क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, कगार, जैसे कि भ्रंश का निर्माण हो, ये वाला नीचे पार्ट चला गया तो यही वाला जो हिस्सा है एक कगार कहलाएगा, कगार, ठीक है, जो ढाल होती है ना, कगार कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है, ठीक है, फॉल्ट हो गया नॉर्थ, ठीक है, फोर्थ हो गया। और इसके बाद देखो ये कगार होती है, स्लोप, कगार होती है स्कार्प, रिलीफ बोलते हैं इसे, कगार को भी रिलीफ कहते हैं, रिलीफ है। ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है, हाई स्लोप हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे रिफ्ट, फॉर एग्जांपल रिफ्ट वैली कगारें के बीच में होती हैं, रिफ्ट वैली के दोनों ओर भाग भ्रंश पर्वत के होते हैं, ध्यान रखना। कगार का निर्माण होता है भ्रंश पर्वत के बीच, भ्रंश पर्वत के बीच, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, भ्रंश पर्वत को ही ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। इसमें साफ साफ इस चैप्टर इसमें बताया गया कि यहाँ पर क्या है, एक बास्टेस पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, और यहाँ पर भी एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। ये पर्वत क्या है, यहाँ पर है, और इनके बीच में क्या है, की स्टोन है। की स्टोन ग्रेविटी के नीचे कारण चली गई, और जहाँ पर मतलब टेंशन एंड फोर्स के कारण ये आपस में बल लगा, तो यहाँ पर एक रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, इसी को बोलते क्या, की स्टोन नीचे ला गया, और एक राइना रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, और ये स्लोप ऑफ भ्रंश को ही हम क्या बोलते हैं, स्कार्प, कगार बोलते हैं। हाई स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल होती है। रिफ्ट वैली नॉर्मल फॉल्ट है, दो भ्रंशों के बीच का भाग है रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली कहलाता है, दो भ्रंशों के बीच का भाग रिफ्ट वैली, नॉर्मल फॉल्ट है। और ग्रेडन की बात करें, सिंगल फ्लॉट से बनता है। ग्रेडन क्या होता है, ग्रेडन होता है सिंगल फॉल्ट से बनता है। जब से ग्रेडन बनता है सिंगल, जैसे पश्चिमी घाट में बना, ऐसे पूर्वी घाट में बना, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, जैसे कि अरेबियन सी है और पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर जो कगार है, ये वाली कगार, इसी को बोलते हैं ग्रेडन, ठीक है, ये भी ग्रेडन है, इसी प्रकार से पश्चिम प्लेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के माउंटेन है, वन ब्लॉक माउंटेन है, ग्रेडन टाइप के होते हैं। और पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ, अरेबियन सी के की स्टोन से हुआ, अरेबियन सी के की स्टोन से, मतलब नीचे धंसने के कारण हुआ। ब्लॉक माउंटेन, अगर हम ब्लॉक माउंटेन पर कंप्रेंशन हाइपोथेसिस अगर वैलिड करें तो क्या होगा,
संपीड़न अभिधारणा दें तो बेलेड और बेलिस वैज्ञानिक द्वारा युगांडा अफ्रीका के लेक एल्बर्ट रिसर्च में डेड सी रिसर्च हुआ। ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन केवल टेंशनल फोर्स से होना ही जरूरी है, क्योंकि कहा है कि कंपेंसेशन फोर्स अप्लाई होने से फॉर्मेशन हो सकता है ब्लॉक माउंटेन का। ठीक है, ऐसे उन्होंने कहा था। रिवर्स का यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फोर्स अप्लाइड टूवर्ड दोनों ओर लग सकता है, कंपेंसेशन ऑफ फोर्स और फॉर्मेशन रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, कीस्टोन कहलाता है, कुंजी शिला होती है, इसे फोर्स कहलाता है, फोर्सेस। ठीक है, डाल देंगे तो क्या होगा, चपटेगा और ऊपर उठेगा, या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर उठेगा। तो जैसे कि ये वाला पार्ट्स देखो, ए और बी पार्ट है विंध्याचल और यहाँ पर सतपुड़ा। तो जहाँ पर रैम्प वैली बना है, ए किसके कारण हुआ है, ठीक है, गया और टूट गया। आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बने, उसका निर्माण देखना है वोल्केनिक माउंटेन का। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिज्म मैग्मा इजेक्ट बाय इंटीरियर पार्ट, इजेक्टेड होता है इंटीरियर पार्ट से, इजेक्ट होता है और कहाँ पर जाता है, लावा के फॉर्म में बाहर आउटर लेयर पे निकलता है। ठीक है, लावा कूलिंग इन सरफेस, और जब सूख जाता है तो फॉर्मेशन वोल्केनिक माउंटेन। जैसे किलिमंजारो होगा, माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का है, और माउंट क्राकटोआओ इंडोनेशिया का, और कोटोपॉक्सी क्या होता है, इक्वाडोर का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मैग्मा में क्या होता है, गैसेस होती हैं, मेल्टेड होती हैं और आश होता है। ठीक है, लावा कब बनता है, जब मैग्मा में से हम गैसेस को निकाल देते हैं और जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो ये प्लेट है, प्लेटों के बीच से मैग्मा निकला और मैग्मा जमीन को फोड़ते हुए एक फॉर्मेशन, फोल्डिंग या ज्वालामुखी जो निकलता हुआ ज्वालामुखी माउंटेन बनाते हुए लावा को बाहर फेंक देता है, और जब लावा ठंडा होकर वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण कर देता है। ठीक है, यही प्रोसेस है। रेजिडुअल पार्ट क्या होता है, अपशिष्ट पर्वत। रेजिडुअल पर्वत होता है अपशिष्ट पर्वत, झड़भंगुर पर्वत, घिसापिटा पर्वत, ओल्ड माउंटेन भी इसी बोलते हैं। प्राइमरी माउंटेन यही थे, सबसे पहले प्राइमरी माउंटेन प्राथमिक पर्वत होते हैं। ड्यू टू इफेक्ट एयर टेम्परेचर रेनफॉल, और ये क्या कहते हैं, किसके कारण से हुआ, इफेक्ट इन पर पड़ा है एयर का, टेम्परेचर, रेनफॉल का, क्योंकि बहुत पुराने हैं तो इनका टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ा होगा, रेनफॉल का भी प्रभाव पड़ा और एयर का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल हो गई तो मिट्टी बहा गई होता है, वेदरिंग होता है, अच्छा होने लगा इनका, और डिसइंटीग्रेटेड विक्टन भी हुआ और डिकम्पोजन भी हुआ। विक्टन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया और डिकम्पोजिशन होता है। बड़ी चट्टान में टुकड़ों में टूट गए और छोटे छोटे टुकड़ों का चूड़ बन गया। वेदरिंग होता है पर्वत का आकार कम होना। ठीक है, जैसे कि रॉक ट्रांसफर होने लगी, किसमें, रॉक ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, अरावली पर्वत जैसे प्राचीन बलित पर्वत हैं, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में अरावली पर्वत। ठीक है, सबसे प्राचीन बलित पर्वत में से इसकी जो हाइट है वो 1728 मीटर है। विंध्याचल पर्वत ये भी क्या है, तुम्हारा सबसे पुराना पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे है। हिमालय पर्वत, हिमालय इस फोल्डिंग माउंटेन और 120 मिलियन ईयर अगो पहले क्रिप्टेशियस युग में यंगेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन होता है। ठीक है, क्रिप्टेशियस युग में था हिमालय पर्वत में, यंगेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कैसे बना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमने आपको बताया। इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेनस की स्पीड बहुत तेज थी, इसके कारण जैसे ही टकराया तो फोर्स अप्लाइड हुआ, यहाँ पर आपस में फोर्स अप्लाइड हुआ। सबसे ऊंचा पर्वत यही है, लगातार फोर्स इंक्लूड होता चला जा रहा है। ये किसके कारण होता है, कॉन्वेक्शन करंट के द्वारा होता है। प्लेट मूवमेंट करती हैं और टकराव करती हैं और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये प्लेट लगातार टकरा रही हैं और हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ेगी, और जब तक ऊंचाई बढ़ी इससे ज़्यादा, और इसी को हम नया पर्वत बोलते हैं। हाईएस्ट पीक की बात करें, हिमालय पर्वत की हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत की, जो कि 8,850 मीटर और लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अगर हम नेपाल में कहेंगे तो सागर माता कहा जाता है, नेपाल में सागर माता बोलते हैं, इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, और चाइना में इसे चोमालुंगा बोलते हैं। और जो चोमालुंगा क्षेत्र है वो तिब्बत
चोमालोंगा, चाइना में चोमालोंगा बोलते हैं। और हम कहें चाइना का अधिकार तिब्बत पर, ठीक है, पहले तिब्बत पर अधिकार नहीं था, अब चाइना का अधिकार तिब्बत पर है, ठीक है। तो इस वजह से चाइना को ही तिब्बत का पार्ट माना जाता है, ठीक है। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचावारा पर्वत तक फैला है, ठीक है। हिमालय की जो एवरेज हाइट है, अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो 6100 किलोमीटर की बात करते हैं, 6100 किलोमीटर की बात है। और कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये नंगा पर्वत से स्टार्ट करता है, जम्मू कश्मीर से लेकर, और 35 से 36 नॉर्थ एल्टीट्यूड पश्चिम भाग से लेकर पूर्वी भाग तक फैला है। नामचावर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में 29 से 30 नॉर्थ एल्टीट्यूड में पूर्वी भाग में, और इन दोनों के बीच में जो होती है वो डिफरेंस 6 डिफरेंस के बराबर, और इनकी टोटल लंबाई 250 किलोमीटर होती है, 250 किलोमीटर, ठीक है। इसी 6 डिफरेंस के होने के कारण इसे को हम धनुषाकार बोलते हैं, मतलब धनुष के आकार का है, ऐसे धनुष के आकार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें हिमालय के निर्माण की बात करते हैं तो हिमालय, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ओरिजिनस क्या होता है? ओरिजिनस ऑफ हिमालय, हिमालय निर्माण की प्रक्रिया, पर्वत निर्माण प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर ओरिजिनस हिमालय का निर्माण की बात करें तो 2-3 है उनकी थ्योरीज, तो उसको पढ़ना जरूरी है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ये थ्योरी अप्लाई होती है, इससे क्या होता है? हिमालय का निर्माण हुआ। तो एक तो होता है जियोसाइनिक थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत बोलते हैं, भूसन्नति जियोसाइनिक्लाइन थ्योरी। इसमें मुख्य व्यक्ति कोवर थे, एक हैं एडवर्ड स्विस थे, और एक थे प्रोफेसर बाडिया, इन्हें में मुख्य व्यक्ति। और एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें, क्रस्ट मेंटल कोर की बात की। एडवर्ड स्विस ने 3 परतें, पृथ्वी की संरचना में 3 परतें की बात की, क्रस्ट मेंटल कोर। हिमालय और प्रोफेसर वाडिया ने तो आपको पता है कि इंडिया के फ्रैक्चर की बात स्ट्रक्चर की बात करी थी। और हिमालय वाज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ऑफ थीसिस सी, हिमालय तैतीस सागर के अवशेषों से बना, ऐसा कौन बोलते हैं? इस सिद्धांत में कहा गया है, ठीक है। अगर स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे तो पहले क्या होता? पहले पूरे पृथ्वी पर एक पेंजिया नाम का एक लैंड हुआ करता था, और चारों तरफ क्या होता था? वाटर हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये पेंजिया नामक जो लैंड था वो आपस में टूट गया, अतः 33 सागर, इसके बीच में क्या हुआ? 33 सागर, पेंजिया नामक, अतः समुद्र 33 सागर लोकेशन हुआ, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट में बताया लिथोजेनिक चट्टान प्रक्रिया निर्माण में ऐसा बताया है कि ये क्या है? लैंड एरिया है, पेंजिया लैंड था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पानी भरा, बहुत सारा पानी भरा गया, इरोजन हुआ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का इरोजन, फॉल लैंड हुआ, अग्रभूमि, और क्या हुआ? 33 सागर में गिरते चलेगा, ठीक है। तो जब 33 सागर में, तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सभी क्या हो गया? डिपॉजिट होते चले गए, और डिपॉजिट होते चलेगा तो सेडिमेंट ऑफ नियर वाटर वॉज डिपॉजिट इन 33 सागर सी, 33 सी, आसपास के क्षेत्रों में अवसाद का जमाव 33 सागर से हुआ, और सेडिमेंट कवर्ड इनटू सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, इज कॉल्ड लिथोजेनस आर कॉल्ड रॉक, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? टेक्टोनिज्म प्रोसेस। अब टेक्टोनिज्म प्रोसेस में क्या होता है? टेक्टोनिज्म प्रोसेस में बॉटम क्या होगा? सेडिमेंट ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, आधार अवसादों का जमा हुआ और दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे नीचे की तरफ क्या हुआ? भयंकर फोर्स लगा। तो फोर लैंड मूव टू अजर, और जो यहाँ के जो छोटे जो मूव थे यहाँ के फोर लैंड जैसे आपस में मूव करना स्टार्ट हुए, जब आपस में अगर भूमि के एक दूसरे को बढ़ना, इसी को हम टेक्टोनिज्म विवर्तन प्रक्रिया बोलते हैं। और ये आपस में जैसी फोर्स यहाँ पर मूवमेंट हुआ, यहाँ पर भी मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट होने के कारण एक बीच से टूट गया, तो 2 भागों में टूटने के कारण। तो ओरिजिनल प्रोसेस पर्वत निर्माण प्रक्रिया, फोर लैंड मूव टू ईच अदर, अग्रभूमि एक दूसरे की तरफ गति बढ़ी, और प्रेशर इन 33 सागर में प्रेशर हुआ, और सेडिमेंट राइज अप ड्यू टू प्रेशर, अवसाद दबाव के कारण उठना शुरू हुए, यहीं से शुरू होगी पर्वत निर्माण प्रक्रिया।
जो फोरलैंड थी, फोरलैंड हम ये बोले थे फोरलैंड है, आपस में ये प्रेशर इंक्रीज हुए तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हुआ। फोर्स अप्लाइड होने के कारण ये क्या हुआ, ये ऊपर उठना स्टार्ट हुए, ऊपर उठना स्टार्ट हुए, ऊपर स्टार्ट हुआ तो फोर्स क्या होता है, सेडिमेंट, फिर फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर तेरिया फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो गए और हिमालय का निर्माण हुआ। कुलकुल माउंटेन भी हिमालय माउंटेन टू इंडस प्लेटन ऐसा माना जाता है, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। अगर हम इसकी लिमिटेशन थ्योरी की बात करें, लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन अंडमान निकोबार, कैसे इन अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण। तो इस थ्योरी का हम ये तो मान लेते हैं कि निर्माण ऐसे हो सकता है हिमालय का, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि अंडमान निकोबार का कैसे निर्माण हुआ, लक्षद्वीप का कैसे, ये नहीं बताया। कुलुन माउंटेन एंड हिमालय माउंटेन वर नॉट फाउंड एट द सेम टाइम, कुलुन माउंटेन है, हिमालय माउंटेन एक ही समय पर नहीं बने, एज डिफरेंस है इनमें। तिब्बत प्लेटू इज सील्ड है, इज नॉट फाउंड ओरिजिन फ्रॉम, तिब्बत पठार एक सील्ड की तरह है, इसका निर्माण ओरिजिन प्रोसेस से नहीं हुआ, ठीक है। यह संभव नहीं कि अवसाद ऊपर उठे और विश्व की ऊंचे पर्वत का निर्माण करती है, ऐसे भी नहीं हो सकता, अवसाद से कितना बड़ा नहीं उठ सकते, ठीक है, कितना बड़ा बन सकता है। अब यही है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसी के कारण हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही सही माना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, गिवन बाय हैरी हेसिस ने दिया था, एक्सप्लेन किसने किया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को गिवन बाय हैरी हेसिस ने दिया था, एक्सप्लेन बाय मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। अब क्यों निर्माण हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट को आपस में कोलिजन होने पर फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का जो मूव है और यहाँ पर भी मूव करने लगी आपस में, ठीक है। ये वेस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, तो वेस्ट पार्ट में हाइट कम होगी, ब्रेड्थ ज़्यादा होगी और फोर्स कम होगा, प्रेशर कम होगा, लेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वे ईस्ट पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगी, तो ब्रेड्थ कम होगी, मतलब लंबा जाएगा ऊपर तक। रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा क्या है, ऊंचाई पर है, वेजिटेशन भी ज़्यादा होंगे, एनिमल भी ज़्यादा होंगे, तो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हिमालय वॉज फाउंड बाय कॉलिजन ऑफ टू प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस प्लेट कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चली और सो प्रेशर अप्लाइड इन ईस्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा ईस्ट पार्ट में, तो ईस्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट होगी, रेनफॉल भी मैक्सिमम होगी, बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब यही फॉर्मेशन बताया कि फर्स्ट कोलिजन के कारण, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका, ये इंडियन प्लेट है और ये क्या है, थैतीस सागर, ये यूरेशियन प्लेट है। जो थैतीस सागर यहाँ पर क्या है, तैतीस सागर है और यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया प्लेट आपस में मूव की, यहाँ पर भी मूव की, ये मूव नहीं, यहाँ से टकरा दी और जैसी टकराई तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलिजन होगा, फर्स्ट कॉलिजन यहाँ पर होगा, कैसे होगा, फर्स्ट कॉलिजन यहाँ पर होगा, फर्स्ट कॉलिजन, फिर सेकंड कॉलिजन, सब फर्स्ट कॉलिजन वेस्ट में होगा और सेकंड कॉलिजन ईस्ट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा क्या होगी, ईस्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि ये कॉलिजन सबसे पहले यहाँ पर टकराएगा, फिर इसके बाद प्रेस बहुत हाई स्पीड में यहाँ पर टकराएगा, इससे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, रेनफॉल, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल में लगी बैठे, डिवीज़न ऑफ हिमालय की बात करें, अगर हम डिवीज़न को हिमालय को कितनी भागों में बांटा जाता है, अगर हम हिमालय की बात करें, डिवीज़न ऑफ हिमालय का विभाजन दो तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक है रीजनल डिवीज़न। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज विभाजन में फॉर्मेशन होता है बेस के आधार पर, और रीजनल डिवीज़न में रिवर के आधार पर, हम नदियों के आधार पर। तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसमें बताया जाता है। और रीजनल डिवीज़न में हमें कश्मीर, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के रूप में बांटा गया है। तो नदियों के आधार पर बांटा गया है, इसको बांटा गया है उसके भूमि के आधार पर या बेस के आधार पर, ठीक। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, तो ग्रेट हिमालय एक एक करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिवीज़न के रूप में बांटेंगे।
तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रूप में बांटेंगे। तो ग्रेट हिमालय की बात करें तो महान हिमालय, बृहद हिमालय बोलते हैं, मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का मेजर पार्ट है ग्रेट हिमालय। तो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट क्या होती है, सबसे ऊंचा होता है, इसकी लेंथ होती है 25,000 किलोमीटर पूरी हिमालय, ठीक है, लेंथ 25,000 किलोमीटर होती है। और ये इसकी जो होती है नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्रा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो जाती है और अरुणाचल प्रदेश, और जो 35 और 36 और लॉन्ग नॉर्थ एल्टीट्यूड में, और 29 से 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड में ही है, और डिफरेंस का 6 डिग्री होने पर इसे सेब धनुषाकार बोला गया है, ठीक है। अगर और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, कवर्ड बाय स्नो, बर्फ से ढका रहता है, इसी पार्ट को हम हिमाद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं। अगर हम पूरी हिमालय की एवरेज हाइट की बात करें तो 6100 मीटर होती है, 6100 मीटर होती है, 6100 मीटर। तो ग्रेट हिमालय में क्या कैसी रॉक पाई जाती हैं, ग्रेट हिमालय में एक ग्रेनाइटिक एक जेनरिक होती है, और एक ग्रेनाइटिक रॉक्स पाई जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ग्रेट हिमालय की पीक ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ग्रेट हिमालय की जो पीक होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। कैसी होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो वेस्ट टू ईस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो कैसी होती है, देखो जरा, पीक की बात करते हैं तो पीक हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेट हिमालय का पीक। अगर ग्रेट हिमालय की पीक की बात करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो सबसे पहले ईस्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक पीक सबसे हाईएस्ट होती है, नामचा वर्रा। अगर सेकंड की बात करते हो सिक्किम की बात, सिक्किम में कंचनजंगा है सिक्किम में, और नेपाल में है मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो मकालू हो गई, एवरेस्ट हो गया, मनसालू हो गया, धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। और जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत है, डोंट हैव वेजिटेशन, यहाँ पर फाउंड ही नहीं पाया जाता कोई भी, क्योंकि बहुत ठंड होती ना नंगा पर्वत पे, वेजिटेशन ही नहीं है, मतलब कुल लगा के यहाँ पर कोई वनस्पति कोई भी जानवर नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिडिल हिमालय। अगर मिडिल हिमालय की बात करें तो मिडिल हिमालय लोकेट साउथ पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण तथा समांतर होती है मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर और मिडिल हिमालय उसके पैरेलल में, ठीक है। तो एवरेज हाइट पूरी हाइट बोलेंगे तो 4000 मीटर होती है। इसमें दरारें पाई जाती हैं, फॉल्ट पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में दरार पाई जाती है, उसी का बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT सेपरेट, मतलब होता है जो कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग कर दिए, मैन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट, MCT, ठीक है। और इसी को हम लेसर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय। इसकी क्या होती है, ब्रेथ कम होती है, इसकी ब्रेथ कम होती है, और इसे मेन सेंट्रल सेपरेट ग्रेट हिमालय मुख्य केंद्रीय दरार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय दरार बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, माउंटेन के बीच में जो फ्लैट एरिया उसी को बोलते हैं दरार। इसे फ्लैट एरिया समतल वैली, इसी दरार को ही वो बोलते हैं वैली, ठीक है, घाटी। माउंटेन वैली क्या होती है, पर्वत वैली। इसमें कौन कौन सी वैलियाँ पाई जाती है माउंटेन रेंज में, माउंटेन वैली यहाँ पर पाई जाती हैं ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, जो कि हिमाचल प्रदेश में होती हैं। कश्मीर वैली एक है, कुल्लू वैली, दोनों ही कश्मीर वैली और कुल्लू वैली दोनों ही कहाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेंज की बात करते हैं। अगर हम रेंज की श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर पीर पंजाल रेंज पाई जाती है। पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, नागतिवा रेंज है, ठीक है, दाफनागिरी अबोर। इस रेंज में पीर पंजाल रेंज है, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। धौलाधर रेंज होती है जो कि हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड। महाभारत उत्तराखंड में है, महाभारत उत्तराखंड में है, और नागतिवा नेपाल में। नागतिवा जो है दाफनागिरी अबोर अरुणाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट रेंज इन मिडिल हिमालय पीर पंजाल है। अगर मिडिल हिमालय की
लार्जेस्ट रेंज की बात करें मिडल हिमालय में तो पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें K2, क्योंकि बेशक पीओके वाले रीजन क्षेत्र में है, लेकिन आज भी भारत अपना हिस्सा मानता है। पीओके जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट माना जाता है। तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय पर ही है, ध्यान रखना, ठीक है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट ये ग्रेट हिमालय पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया विच इज कंप्लीटली लोकेटेड इन इंडिया ऑफ ट्रेजेडी कंचनजंगा। कंचनजंगा को सेकंड माना जाता है, ठीक है, जो कि सिक्किम में सबसे ऊंची है। अगर हम मिडिल हिमालय की बात करें, मिडिल हिमालय की एवरेज हाइट 4000 मीटर होती है, जो कि इसका एक्सटेंशन होता है झेलम नदी से लेकर दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में होती है। और इसकी लेंथ होती है 2400 किलोमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। मिडिल हिमालय की बात करें, लेसर हिमालय बोलते हैं। पश्चिमी पार्ट सीढ़ीनुमा रहता है। स्टीप स्लोप बोलते हैं। और ईस्ट पार्ट होता है ऑर्थोक्लिनिकल प्लेन, लंबवत योजना होता है, जैसे कि ऐसा है। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है? सीढ़ीनुमा। और मिडिल हिमालय का और ईस्ट पार्ट होती है 35 से 45 डिग्री एंगल पर होता है, और इसे बोलते हैं ऑर्थोक्लिनिक प्लेन्स। किसी भी माउंटेन पर अचानक से ढाल, तीव्र ढाल क्या कहलाता है? ये अचानक से तीव्र ढाल है, बहुत तीव्र ढाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से बात करें, काली नदी और शारदा रिवर, इसी को हम काली नदी और शारदा रिवर, जो कि उत्तराखंड में, नेपाल में बहती है, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल से लेकर तीस्ता रिवर जो कि पश्चिम बंगाल या सिक्किम में तीस्ता नदी बहती है। इसी के बीच में क्या होता है? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय और नेपाल कंट्री में महाभारत रेंज कहा जाता है। मिडिल हिमालय को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में हमें बताया गया है कि जो काली रिवर या शारदा रिवर बोलते हैं, और नेपाल में इसे महाभारत रेंज बोलते हैं, तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है। तीस्ता, अगर हम इसकी बात करें, और तीस्ता रिवर से दिहांग नदी, जो कि अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? तो इसी पार्ट को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय का पार्ट माना जाता है। इसमें जो चोटियाँ होती हैं, दाफना, गिरी, अबोर, जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। सो मिडिल, इसमें लिखा है कि मिडिल हिमालय इज इन नेपाल इट कॉल्ड महाभारत रेंज, एंड अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज दाफना, मिरी, अबोर। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो मिडिल हिमालय का पार्ट होता है कश्मीर वैली, लोकेटेड बिटवीन जास्कर और पीर पंजाल रेंज के बीच में। जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली का पार्ट होता है, याद रखना। जास्कर रेंज है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और यहाँ पर ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय है, और पीर पंजाल है मिडल पार्ट। तो जास्कर और पीर पंजाल के जो बीच में जो है वो कश्मीर वैली है, ठीक है, मिडल हिमालय, ठीक, कश्मीर वैली है। तो हमने अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा? ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में लगा ट्रांस हिमालय जास्कर रेंज होती है, ठीक। तो जास्कर और मिडल हिमालय के बीच में जो रेंज है वो पीर पंजाल रेंज कहलाती है, ठीक। करेवास क्या होता है? करेवास एक सॉइल डिपेंड होती है, मिट्टी होती है एक प्रकार की, लोकेटेड बिटवीन जास्कर और पीर पंजाल में पाई जाती है। जो मिट्टी होती है यहाँ पर पाई जाती है बहुत सारी, करेवास। तो करेवास क्या होती है? अब एक प्रकार से करेवास को समझेंगे। करेवास क्या होता है? जैसे जास्कर रेंज है और ये है पीर पंजाल। अब पीछे जास्कर से जो सेडिमेंट आया वो डिपॉजिट होगा झील में, तो झील से क्या होता है? लेक से फिर यहाँ पर क्या होगा? पानी, जो नदी है पानी आती जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी एक वो है, पीर पंजाल रेंज है, तो ये ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? पथरीली होती है, गुलास में पाए जाते हैं, केसर की खेती यहीं पर करते हैं, और चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, चिकनी मिट्टी। सेम टाइप करेवास होता है,
शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय ईस्ट पार्ट में होते हैं। दून और दंस वैली कहते हैं, जिसे दून और दंस वैली कहते हैं। वेस्ट में हम द्वार वैली बोलते हैं, द्वार घाटी, दून्स और दून्स घाटी किसे बोलते हैं, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में होती है। डिस्क्रिप्शन, अब वर्णन करें तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, इट इज लोकेटेड बिटवीन जास्कर और पीर पंजाल रेंज, कश्मीर घाटी, ठीक है। इन दिस वैली करेवास सॉइल फाउंड विच फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ऑफ लेक, इस घाटी के करेवास मिट्टी पाई जाती है और जो झील अवसादों से बनी होती है। यह केसर, इलायची और खेती के लिए अच्छा माना जाता है। बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय दिस टाइप ऑफ वैली कॉल्ड दून वैली, दुन्स वैली। दून वैली इज लॉन्गिट्यूडनल वैली। दून वैली इज लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट, दून घाटी अनुदैर्ध्य घाटी बोलते हैं, एंड सुइटेबल फॉर पॉपुलेशन सेटलमेंट। दून घाटी में पूर्व में जो जनसंख्या नियम के रूप में महत्वपूर्ण है, जैसे देहरादून है, कोटदून है, ये सब इसी में आती है, ठीक है। दून घाटी में बसी है, ठीक। इन बेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द्वार पार्ट। अगर हम इसकी बेस्ट की बात करें तो बेस्ट पार्ट को हम द्वार पार्ट बोलते हैं और द ईस्ट पार्ट को हम दून बोलते हैं, दून घाटी। ईस्ट और बेस्ट पार्ट को द्वार और ईस्ट पार्ट को हम बोलते हैं दून। अब आते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय तीसरा पर्वत श्रेणी में से पहलर है। तो पहले हम ग्रेट हिमालय पढ़ लिए, मिडल हिमालय पढ़ लिए, शिवालिक हिमालय पढ़ लिए। शिवालिक हिमालय तो लोकेटेड इन साउथ पहलर ऑफ द मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिण में समांतर में था। जम्मू कश्मीर से लेकर ये कहाँ तक है, असम तक फैला हुआ है, असम तक। इसकी एवरेज हाइट बोलें तो 1600 से 1800 मीटर तक होती है बस। इसके सेडिमेंट जो होते हैं हिमालय नदियों के अवसाद से बने होते हैं। किससे, हिमालय के नदियों के अवसाद से बने होते हैं। इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, एक प्रकार से जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण इसी से हुआ है, ठीक। बाय सेडिमेंट ऑफ हिमालय रिवर, नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ शिवालिक हिमालय। ये आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और एंगेस्ट जैसे कि इसमें बताया पहलर के रूप में, जैसे ग्रेट हिमालय है तो ग्रेट हिमालय से जो सेडिमेंट निकले मिडिल हिमालय में, मिडिल हिमालय से जो नदियों से सेडिमेंट निकले वो कहाँ पर आएगा, शिवालिक हिमालय में। तो दो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय के जो सेडिमेंट है, नदियाँ जो निकली हैं वो सेडिमेंट बहाकर लाई और नदियों द्वारा डिपॉजिट सेडिमेंट फॉर्मेशन हुआ किसका, शिवालिक हिमालय का। इसी को हम एंगेस्ट पार्ट बोलते हैं। जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब शिवालिक पार्ट बोलते हैं, शिवालिक कहा जाता है। और उत्तराखंड में हम क्या बोलते हैं, डालमा हिल होती है। और नेपाल में क्या होता है, कुरिया मुरिया हिल, नेपाल में कुरिया मुरिया हिल बोलते हैं इसी, ठीक है। 3 पार्टों में बटा रहता है। फॉसिल्स होने के कारण चूना पत्थर हो, फॉसिल्स होने के कारण यहाँ पर चूना पत्थर बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो पहली तो बात करें ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ, ठीक है। और हम अभी पढ़ चुके ग्रेट हिमालय के और मिडिल हिमालय के बीच में MCT पाया जाता है, इसे बोलते हैं मुख्य केंद्रीय दरार पाई जाती है। और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या पाई जाती है, फॉल्ट पाया जाता है एक प्रकार से, उसे मुख्य सीमा दरार बोलते हैं, MBF बोलते हैं। इसी प्रकार HFF और नॉर्थर्न प्लेन के बीच में एक दरार पाई जाती है, शिवालिक हिमालय और नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच में एक दरार पाई जाती है, उसे बोलते हैं HFF, हिमालय अग्र दरार बोलते हैं। तो सभी दरारों में तो मेनली 4 प्रकार की दरार होती है कि ITSZ और MCT और MBF और HFF। ट्रांस हिमालय D, ट्रांस हिमालय होता है ट्रांस मतलब प्री, पहले, फॉर्म्ड बिफोर हिमालय, मतलब हिमालय से पहले बना हुआ हिमालय है। ट्रांस हिमालय ग्रैंड हिमालय में बीच में एक फॉल्ट है ITSZ, जैसे बोलते हैं इंडो ट्रांसपो से स्टेच्यूर जोन, ठीक है। इसके जो रेंज होती है, रेंज श्रेणी यहाँ पर है, काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी रेंज है, ठीक है। तो एक एक करके हम रेंज पढ़ते हैं। काराकोरम रेंज जो सबसे ऊपर रेंज है, जो कि नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, और यहाँ पर ये कहाँ पर फैली है, जम्मू कश्मीर तक फैली है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है K2 और
मरेशब्रम, गरेशब्रम, ठीक है। यहाँ पर मसेरब्रम और गरेशब्रम 2 प्रकार की चोटियाँ हैं और K2 ग्लास्टर है। और यहाँ पर ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, वोल्टेरो ग्लेशियर है, बैफवो और हेस्पर और रीवो ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर यहाँ पर हैं। तो इसके बाद दूसरी रेंज की बात करें तो लद्दाख रेंज है। लद्दाख रेंज जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली रेंज है और जिसकी हाईएस्ट पीक जो है राकापोशी, जो कि पीओके रीजन में पड़ती है। विश्व की सबसे तीव्र ढल राकापोशी, जो कि पीओके रीजन में पड़ती है, विश्व की सर्वाधिक। और तीसरी रेंज यहाँ पर है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक फैली हुई है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक फैली है। हाईएस्ट पीक है माउंट कामेत। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है जास्कर रेंज की? माउंट कामेत। जास्कर का एक्सटेंशन तिब्बत में है, उसी को कहा जाता है माउंट कैलाश। जास्कर रेंज का ही एक्सटेंशन कहाँ पर है? तिब्बत में, और वहाँ पर इसे बोलते हैं माउंट कैलाश। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। माउंट जो कैलाश होती है वो पर्वत जो कैलाश है वो किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इस चित्र में हमें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये वाले हम जितनी भी हम नीली रेड कलर से पार्ट बनाएंगे, ये क्या है? कौन सा पार्ट है? काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज है ऊपर सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, फिर पीर पंचाल रेंज। जास्कर और पीर पंचाल रेंज के बीच में जो दून घाटी है ये सभी याद रखना। फिर धौलाधर रेंज। तो अब देखते हैं 3 मेनली ट्रांस हिमालय में तीन ट्रांस हिमालय का पार्ट है। एक है तुम्हारा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। तो इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर देखो सियाचिन ग्लेशियर और K2 जो है काराकोरम रेंज पर है, सियाचिन ग्लेशियर और रीवो ग्लेशियर आसपास ही सटे हुए, ठीक है। और अगर माउंट लद्दाख रेंज की बात करें तो माउंट राकापोशी जो कि पीओके रीजन में पड़ती है, याद रखना, ठीक है। माउंट कामेत जो है जास्कर रेंज की स्थित है। अगर हम कहीं उत्तराखंड में 3 होती हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये किसका है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, नंदा देवी, ये सब क्या है? उसका उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा है, मनसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी, ये सब कहाँ पर है? इसी को क्या बोलते हैं? ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय का पार्ट है, नामचावर्रा ग्रेट हिमालय का पार्ट है। इसी प्रकार अगर हम कहें मिडिल हिमालय की बात करें तो मिडिल हिमालय में कौन कौन सी आ जाती है? पीर पंचाल श्रेणी आ जाती है मिडिल हिमालय में। पीर पंचाल हो गई, धौलाधर हो गई, नागतिवा हो गई, महाभारत श्रेणी हो गई, डाफरागिरी, अबोर हो गई, ठीक है। अबोर ये सभी किसमें होंगी? मिडिल हिमालय में। अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय सीधा सीधा है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये कहाँ तक है? असम तक फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बाद आता है नॉर्थन प्लेन एरिया, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। माउंट कामेत कहाँ पर है? उत्तराखंड के आसपास है माउंट कामेत। और जास्कर श्रेणी अगर वो तिब्बत तक फैली है, वहाँ पर माउंट कैलाश भी पाया जाता है, उसी का पार्ट माना जाता है ट्रांस हिमालय का, ठीक। अब हमें नॉर्थ साउथ बात करें तो काराकोरम हो गई, अगर लद्दाख में पहले काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, फिर जास्कर श्रेणी हो गई, फिर पीर पंचाल श्रेणी, फिर धौलाधर आ गई, फिर शिवालिक आ गई, ठीक है। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले नामचावर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब तुम्हारी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। अगर मिडिल हिमालय की बात करें तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट। मिडिल हिमालय की बात करें सबसे पहले पीर पंचाल श्रेणी आ जाती, फिर धौलाधर श्रेणी आ जाती, नागटिवा श्रेणी हो गई, फिर महाभारत श्रेणी हो गई, डाफला ना महाभारत श्रेणी नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। नेपाल में महाभारत श्रेणी होता है। डाफला हो गई, डाफनागिरी, अबोर, ये सब कहाँ की हैं?
अरुणाचल प्रदेश की, ईस्ट टू वेस्ट है। अगर हम कहें ग्रेट हिमालय में यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्रेट हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूंछ, ये सभी ग्रेट हिमालय का पार्ट हैं। केदारनाथ से स्टार्ट हो गई, बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा, वर्रा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट होते हैं। अरुणाचल प्रदेश फिर हिमालय बैंड कर गया, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय बैंड कर गया और हेयर पिन की तरह बैंड कहा जाता है इसे। एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। इसे 7 स्टेट या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जब हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ तो सबसे पहले फर्स्ट कोलिजन हुआ कहाँ पर, ईस्ट में, वेस्ट, ईस्ट में हुआ, ईस्ट में हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे कम कोलिजन तेज कम स्पीड में हुआ। और लेकिन जब वेस्ट में हुआ तो सबसे तेज गति से हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेयर पिन की तरह बैंड कर गया, ये थोड़ा सा झुक गया, तेज गति से हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी, यहाँ पर हाइट ज़्यादा बढ़ी, यहाँ पर हाइट ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद यहाँ पर विस्तार ज़्यादा हुआ, एक्सटेंशन फैला, छुटका फिट एक्सटेंशन से बहुत फैला है, ऐसे टकराव होने पर ज़्यादा दूर तक फैला। ठीक है, ज़्यादा दूर तक फैला, इसी को हम बोलते हैं अंडमान ईस्ट, नॉर्थन ईस्ट हिमालय। यहाँ पर नॉर्थ बैंड कर गया, नॉर्थन ईस्ट हिमालय का ही पार्ट कहलाता है तुम्हारा अंडमान निकोबार। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय में 7 इसी प्रकार वेस्ट कर गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब एक्सटेंशन कर गया तो इसी प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखो पश्चिम बंगाल के ऊपर है सिक्किम, सिक्किम के बाद है भूटान, भूटान के बाद ये क्या है, पूरा असम, जो असम है। ठीक है, असम के बाद जी क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जी क्या है, मेघालय है जी, सॉरी मेघालय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम कहें गारो खासी जयंतिया, सबसे पहले हमें याद रखना है जी, त्रिपुरा हिल कहाँ पर है, त्रिपुरा हिल में, त्रिपुरा में है। मिजोरम में मिजो हिल है और लुसाई हिल है। यहाँ पर लुसाई हिल में क्या होता है, माउंट ब्लू है। माउंट ब्लू कहाँ पाया जाता है, लुसाई हिल में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भूटान में कुछ नहीं है, सबसे पहले मेघालय में है, मेघालय की है गारो खासी जयंतिया, ये सभी है। गारो पर नौकरेक है, नौकरेक चोटी। ठीक है, अगर हम कहें यहाँ पर भी एक, इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 5 चोटियाँ हैं, डाफना, मिरी, अबोर, और इसके बाद है मिसमी हिल, और इसके बाद है पटकई ब्रह्म भी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नागालैंड में अगर बात करें, नागालैंड में नागा हिल है, जो एक्सटेंशन है मिरिक हिल का, मिरिक हिल जो बेरेल हिल के, बेरेल एक्सटेंशन है मिरिक हिल का, जो एक्सटेंशन है बेरेल हिल का, असम, और एक्सटेंशन ऑफ नागा हिल। ठीक है, अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर हिल कहाँ पर है, यहाँ पर है माउंट टेम्पू सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, माउंट टेम्पू सबसे हाईएस्ट पीक। और मिजोरम में है सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लू, लोसाई हिल पर है। ठीक है, इसी चीज़ को याद रख लेंगे। इसके बाद नॉर्थन ईस्ट की मुख्य चोटी नौकरेक है, गारो हिल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय, अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।